हरियाणा में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। पिछले दिनों पीएम मोदी से मिले थे सीएम मनोहर लाल। अवैध खनन के आपके आरोपों पर सीएम चन्नी का पलटवार। रूपनगर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लिया जायजा। कहा पंजाब का माहौल खराब ना करे दिल्ली से आए नेता। भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने की मुझे खरीदने की कोशिश। कई विधायकों को भी दिए जा रहे हैं ऑफर। बोले मैं बिकाऊ नहीं। किसान आंदोलन पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। किसानों की मांगों का जल्द होगा समाधान। कहा कानून रद्द होते ही किसानों को लौटना था अपने घर। अजय चौटाला ने दिए परिवार एक होने के संकेत। ओपी चौटाला पर छोड़ा फैसला। 9 दिसंबर को रैली की तैयारी में जुटी जेजेपी। करनाल में डॉक्टर्स का हल्ला बोल। 13 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी। 3 मांगों को लेकर सरकार को दिया अल्टीमेटम। और हिमाचल में जारी है बर्फबारी का दौर। अटल टनल गाड़ियों की आवाजाही के लिए हुआ बंद। किसानों और बागबानों के खिले चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 9 दिसंबर को जेजेपी की रैली की तैयारी में दुष्यंत चौटाला जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह कहा गया है कि जल्द ही हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया है कि इस जो मंत्रिमंडल है इसका विस्तार जल्द ही होने वाला है। 9 दिसंबर को रैली होनी है जेजेपी की और इसी रैली की तैयारी में दुष्यंत चौटाला जुटे हुए हैं। हमारा 3 साल का सफर जो है वो एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से संगठन को और मजबूत करता है और इसी संकल्प को आगे लेकर जाना है कि पार्टी संगठन को और विस्तार कैसे करे और मजबूत कैसे करे। कोई भी आए राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका स्वागत करे। मंत्रिमंडल का गठन सर पंजाब यूपी चुनाव के बाद होगा। पहले गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। किसान आंदोलन पर उन्होंने बयान दिया है कि किसानों की मांगों का जल्द ही समाधान किया जाएगा। कुछ ताकतें किसानों के खेल को करना चाहती हैं खराब, ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का। कानून रद्द होते ही किसानों को अपने घर की तरफ वापस लौटना चाहिए था। आंदोलन के पीछे कुछ ताकतें हैं जो किसानों के इस पूरे खेल को खराब कर सकती है। तो यह कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। जी ने स्वस्थ लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के प्रातः उन्होंने स्वयं अनाउंस कर दिया कि तीनों बिल वापस हो गए। तो उस दिन इनको भंगड़े पाते हुए, ढोल बजाते हुए, जलेबियां खाते हुए अपने अपने घरों को वापस चला जाना चाहिए था। लेकिन इनके पीछे कुछ ताकतें थी जो इस खेल को खराब करके रखना चाहती है। तो किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आंदोलन में शामिल निहंगों की घर वापसी शुरू हो गई है। दिल्ली के बॉर्डर पर निहंग जत्थेबंदियों ने अपने आंदोलन में जो शामिल हुए थे वो अब घर लौटने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब कुंडली बॉर्डर से इन्होंने बोरियां बिस्तर समेटना भी शुरू कर दिया है। कई निहंग तो वापस घर लौट भी चुके हैं। इनके मुताबिक सरकार ने ज्यादातर मांगों को अब मांग लिया है, इसलिए इन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। वो अपना मीटिंग हो गई अपना किसानों की। अच्छा, बाकी मसले ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਾ ਖਿਲਾਰਿਆਂ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। अच्छा, ये कौन सा जत्था जा रहा है ये? ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ।
अभी कुछ संभावना दी है, तैयारी है। किसान यूनियन जो बाबा जी को सम्मानित करके हैं। देखो अब बाबा जी आए तो क्या कर बताते हैं मुझे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को करोड़ों की सौगात दी है। कार्यक्रम में शहरी निकाय मंत्री अनिल विज को भी आना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम में सीएम ने नगर निगम के भवन का उद्घाटन किया, जिस पर करीब 16 करोड़ की लागत आई। वहीं हांसी की अगर बात की जाए तो हांसी चौक से नमस्ते चौक तक सड़क निर्माण के कार्य का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। सीएम ने कई पार्कों में ओपन एयर जिम का भी यहाँ पर उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट, नागरिक अस्पताल नीलोखेड़ी का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और दूसरा प्लांट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरोंडा का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अपनी पूरी शक्ति लगाकर, चाहे वो टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट के लोग थे, चाहे बिजली विभाग के थे, एचएसपी के थे, लघु सचिवालय, जिला अदालत, इन सब के कामों का भी इसमें उल्लेख है। और फिर ये ऐसा स्थान है जिस स्थान के ऊपर लोगों को एक सब सेवाएं लेने के लिए आसपास के ऑफिस में आना पड़ता है, साथ में कोर्ट कचहरी भी है, बाकी सब है। उनके लिए भी सब लोगों को एक आसान अप्रोच इस जगह पर होगी तो एक अच्छा, एक जिसको कहना चाहिए एक शहर के लिए एक नया प्रोजेक्ट ये आप लोगों को समर्पित किया जाता है। और शहर में कहीं भी कुछ घटित हो रहा है, ऐसा एक नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से पूरी, जिसको कहना चाहिए, नजर रखी जाएगी। क्या भविष्य में चौटाला परिवार एक होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अजय चौटाला ने इसके संकेत दिए हैं। जेजेपी 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली की तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में पलवल पहुंचे अजय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को रैली का न्योता दिया। वहीं चौटाला परिवार के एक होने पर अजय चौटाला ने कहा कि फैसला ओपी चौटाला को करना है कि परिवार और पार्टी एक होंगे या फिर नहीं। अगर वो अपनी बात पर पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। किस तरह से दोनों पार्टी एक हो जाएंगी, क्या हो सकता है? वो स्वयं ही कहते हैं कि पार्टी में कोई चीज स्थायी नहीं होती सर। परिवार पार्टी एक होगी तो क्या आपके परिवार से हो सकता है आने वाले दिन? ये काम बड़ों ने तय करना है। हिमाचल वासियों को अब बेहतर इलाज के लिए चंडीगढ़ दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। बिलासपुर एम्स में ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। वहीं दावा किया जा रहा है कि 6 महीने बाद एम्स बनकर पूरी तरीके से हिमाचल के लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। बिलासपुर एम्स में ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में एम्स ओपीडी सेवा की शुरुआत होना बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से 2017 में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने शिलान्यास किया था एम्स का। ये बन करके अभी तक तैयार हो जाता, ये कोरोना की महामारी नहीं आती तो आज वो आकर के इसका श्री गणेश कर चुके होते। लेकिन उसके बावजूद भी एक सजग नेतृत्व ने इसकी चिंता की कि कोरोना के बावजूद भी काम चलता रहे और ये हिमाचल की जनता को समर्पित हो जाए। इस बात को हमको समझना चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीनेशन में देश में नंबर 1 आने पर हिमाचल की जमकर तारीफ की। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां 100% पात्र लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। आज देश में 127 करोड़ 127 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो गए और हिमाचल ने तो कमाल करके दिखाया। मुझे आपको अभिनंदन देना है। ये छोटी बात नहीं है। जब जनता और सरकार तालमेल के साथ काम करती है ना, जयराम जी कहते थे स्टेट हमारा छोटा है लेकिन आपका स्टेट छोटा अवश्य है लेकिन कमाल का काम करता है। सेकंड डोज पूरा करने वाला किन्नौर जिला जो बहुत कठिन है, दुर्गम है, ट्राइबल है, उसने पहला स्थान हासिल किया।
जब कोई ठान ले तो मैं समझता हूं कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन है, कितना भी जटिल है, उसको हासिल किया जा सकता है। एम्स में ओपीडी सेवा शुरू होना हिमाचल वासियों के लिए बड़ी सौगात है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास दिलाया कि अगले 6 महीने में एम्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जो हमें कभी पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, अब 6 महीने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है। पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिलासपुर आने कर अपना इलाज करवा सकते हैं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पीएम मोदी बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ओपीडी सेवा शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट का दौर चल पड़ा है। बिलासपुर से अरुण चंदेल, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक से लोगों की नींद उड़ गई है। खासतौर पर अफ्रीका से लौट रहे लोगों ने भी मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर शहर मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। सबसे पहले कर्नाटक में सामने आया ओमिक्रॉन का मामला, फिर जामनगर, मुंबई में ओमिक्रॉन पीड़ित मरीज की हुई पुष्टि। अब दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दी दस्तक। बीते गुरुवार को कर्नाटक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद देश में इससे पीड़ित कई नए मरीज सामने आ गए हैं। अब राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित एक मरीज मिला है। ये मरीज अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। तो अभी तक 12 लोगों की जिनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। सबसे पहले देश में कर्नाटक में इससे पीड़ित मरीज मिले थे। दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण थे। इनमें से एक भारत से दुबई भी जा चुका है। इसके बाद गुजरात के जामनगर में 72 साल के एक बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये बुजुर्ग हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे हैं। वहीं मुंबई के रहने वाले 33 साल के एक शख्स को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित पाया गया। ये शख्स हाल ही में साउथ अफ्रीका गया था और फिर दुबई से होते हुए भारत आया था। कोरोना का ये नया वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर लगातार रिसर्च भी हो रही है। अब तक जो रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन जैसा जेनेटिक सीक्वेंस कोरोना के किसी वेरिएंट में नहीं पाया गया है। नए वेरिएंट ने किसी दूसरे वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ म्यूटेशन कर लिया है। इस जेनेटिक मटेरियल को इंसानी शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से पहचानता है। सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस के साथ म्यूटेशन की संभावना सामने आ रही है। देश में दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना संक्रामक है ओमिक्रॉन। हालांकि अभी ये नहीं पता चला है कि ये कितना खतरनाक है। इसको लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक साबित होगा ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।